गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आनंद कुमार आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राज डिफेंस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी अपनी जगह पर सभी स्वच्छ होंगे। नेशनल जीके में हम पढ़ रहे थे सल्तनत काल को, और सल्तनत काल में दोस्तों हम गुलाम वंश को पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश के बाद हमने खिलजी वंश को पढ़ा, और खिलजी वंश के बाद हमने पढ़ा तुगलक वंश को। तुगलक वंश के बाद आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश और इसको लोधी वंश को। और आज हम सल्तनत काल को कंप्लीट करेंगे, मतलब मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम कंप्लीट करेंगे। अब हम इसके बाद में जो कल से वीडियो अपलोड होंगी आपको, वो होंगी मुगल काल के बारे में। इनके बाद में जो होता है मुगलों का आगमन, और मुगल गद्दी पर बैठते हैं, और मुगलों के सिंहासन के बारे में हम पढ़ेंगे क्रम वाइज। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा कल की क्लास में, वो हमने पढ़ा था तुगलक वंश। और तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नसीरुद्दीन महमूद शाह। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि नसीरुद्दीन महमूद शाह थे, वो दिल्ली की सल्तनत पर ज़्यादा काबिज नहीं रह पाए और ना अपने एरिया का विस्तार कर पाए कुछ ज़्यादा। इसलिए आपको बताया था कि दिल्ली सेंट्रल से लेकर और खाली पालम तक ही उसके साम्राज्य का विस्तार रहा। जब विदेशी आक्रमणकारियों ने इस समय को देखा, और इस समय को देखते हुए उन्होंने जाना कि ये जो टाइम पीरियड है, इसमें सत्ता की काफ़ी कमजोरी फील कर रहे हैं शासक, और दिल्ली की सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। किसने? तैमूरलंग ने। जब तैमूरलंग ने आक्रमण किया और तैमूरलंग ने नसीरुद्दीन महमूद शाह को हराया, और इस वंश का, किसका? तुगलक वंश का पतन हो गया वहां पर, और एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिसका वंश का नाम है सैयद वंश, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। तो तैमूरलंग जो था आक्रमणकारी, उसका सेनापति था खिज्र खान। जब तैमूरलंग इस दिल्ली की सल्तनत को जीतकर वापिस अपने स्थान पर गया, वापिस अपने वतन गया, तो अपने सेनापति को यहाँ पर वो निजाम युक्त कर गया, मतलब कि उसको यहाँ पर कुछ एरिया सौंप गया, अपना सामंत या अपना गुलाम बना गया। उसका जो सेनापति था खिज्र खान, उसको उसने कुछ शहरों को दान में दिया कि आप यहाँ पर कर वसूल कीजिए, यहाँ पर आप शासन कीजिए, अपने हिसाब से यहाँ के एरिया को विस्तार कीजिए, यहाँ से जो कुछ भी कर वसूल करोगे आप, उसका कुछ परसेंट आप हमें भिजवा दीजिए। मतलब दिल्ली की गद्दी पर किसको बिठा कर गया? वो खिज्र खान को। तो ऐसे शुरुआत होती है अपने यहाँ पर 1414 ईस्वी में एक नए वंश की, जिस वंश का नाम रखा गया सैयद वंश। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले सैयद वंश को, कि सैयद वंश तुगलक वंश के समाप्ति के बाद में, तुगलक वंश के पतन के बाद में 1414 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद शाह तैमूरलंग के द्वारा उसकी डेथ के बाद में 1414 में एक नए वंश की शुरुआत हुई, जिस वंश का नाम है सैयद वंश। और सैयद वंश के जो संस्थापक थे, ये कौन थे? खिज्र खान। जो खिज्र खान था, अभी मैंने आपको बताया कि तैमूरलंग का ही सेनापति था। जब तैमूरलंग यहाँ से जीतकर वापिस गया, तो इसको यहाँ का निजाम नियुक्त कर गया, और इसको कुछ नगर सौंपे, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है ये। तो जो तैमूरलंग था, तैमूरलंग द्वारा वापिस लौटते समय सौंपे गए नगर कौन कौन से हैं? कि मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। इसका मतलब ये है कि राजधानी तो थी इनकी दिल्ली कि सल्तनत कौन सी थी? ये दिल्ली की। अब इसको नगर सौंपे गए, ये थे एक स्वतंत्र नगर। इसके अलावा मतलब कि यहाँ की स्वतंत्रता थी जो लाहौर की, मुल्तान की और दीपालपुर की, ये इसको विरासत में मिली। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद में जो भी कुछ अधिकांश इसके काल में सैयद वंश का कुछ ज्यादा रोल नहीं रहा हमारे इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में बहुत ही कमजोर वंश कहलाया ये सैयद वंश। और इतिहासकार बताते हैं कि मात्र 35 से 37 सालों तक ही इसका शासन रह पाया बस। तो जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद जितना भी कर वसूल किया इसने, वो मैक्सिमम खाली इसी एरिया से किया। कुछ ज्यादा समृद्ध तरीके से, सुदृढ़ तरीके से अपने एरिया का विस्तार खिज्र खान ने नहीं किया। तो तैमूरलंग का जो पुत्र था, उसका नाम था शाहरुख। तैमूरलंग जो इसके शासक थे, किसके? इसके मालिक थे खिज्र खान के, उसको जिसको टैक्स भेजता था, इसका बेटा था शाहरुख। ये शाहरुख इस टैक्स को इससे वसूली करता था। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि
जो खिजर खान था ये इस एरिया से टैक्स वसूल कर किसको सौंपता था? तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को ये अपने टैक्स को सौंपता था। 1421 में खिजर खान की मृत्यु हो जाती है। 1421 में खिजर खान की मृत्यु हो जाती है, मतलब इसने कुछ ज्यादा अपने एरिया को नहीं बढ़ाया। अब इसके बाद जो गद्दी पे बैठता है वो इसका उत्तराधिकारी होता है मुबारक खान। जो खिजर खान का बेटा होता है इसका उत्तराधिकारी वो होता है मुबारक खान, और मुबारक खान गद्दी पर बैठता है। अब मुबारक खान क्या करता है? मुबारक खान शाह की उपाधि धारण करता है। क्यों? आपने देखा होगा कि देखो मुबारक खान के नाम से अगर वो शासक बनता तो हमने एक मुबारक खान और पढ़ा किसमें? खिलजी वंश में। और खिलजी वंश के जो मुबारक खान थे उनकी आपने त्रुटियों का वर्णन पढ़ा ही होगा, वीडियो में भी आपने जो प्रीवियस वीडियो है उनमें देखा होगा कि कैसे कैसे वो अपनी प्रजा में जाता था और कैसे कैसे व्यवहार थे उसके स्त्रियों के प्रति और लोगों के प्रति। एक जैसे कि नग्न अवस्था में रहना, सभी के साथ में नग्न अवस्था में ही बाहर घूमना। तो उन त्रुटियों को देखकर इसका जो बेटा था मुबारक खान, इसने देखा कि अब तूने गद्दी पर बैठना है, गद्दी पर बैठना है, तो इसने सबसे पहला कार्य ही ये किया कि ताकि तू मुबारक खान के नाम से प्रसिद्ध ना हो, और इसका जो नाम रखा इसने अपना, पहले इसने शाह की उपाधि धारण की और दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद ये मुबारक शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जो मुबारक शाह था, इस मुबारक खान था, इसने शाह की उपाधि धारण की सबसे पहले, और शाह की उपाधि धारण करके ये गद्दी पर बैठा। अब जैसे कुछ नगरों की स्थापना हुई थी, कहां पर? तुगलक वंश में। जो तुगलक वंश था हमने पढ़ा पीछे कि वो पूरा कंप्लीट तुगलक वंश में क्या था कि शासन सत्ता को कैसे बढ़ाया उन्होंने, अपनी शासन सत्ता को, कि नगरों की स्थापना करके शासन सत्ता को बढ़ाया। किसी भी आज वर्तमान में भी हम किसी भी स्टेट में जाते हैं दिल्ली के इर्द गिर्द, तो कुछ ना कुछ हर जगह के ऊपर आपको एक या दो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे ही, जो कि शहर या गांव या नगर किसने बसा रखे हैं? तुगलक वंश के शासकों ने बसा रखे हैं, खास करके फिरोज शाह तुगलक ने। तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किसी प्रजा को जीतकर अपने अंदर शामिल करके नहीं किया था, उन्होंने अपनी प्रजा का विस्तार कुछ ऐसे ढंग से किया था कि आने वाले समय में हमारी प्रसिद्धि बरकरार रहे। इसलिए इसने भी क्या किया? उसी तर्ज पर एक गांव बसाया, इसने एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था मुबारकाबाद, और ये है यमुना नदी के किनारे। किसने की? मुबारकाबाद नगर की स्थापना ये की खिजर खां के बेटे मुबारक खां, जो कि मुबारक शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद। इसी मुबारक शाह ने मुबारकाबाद अपने नाम से एक नगर की स्थापना की, और जो अंतिम शासक हुआ इसका, वो हुआ इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर ज्यादा दिन तक विराजमान नहीं रह पाया, और 1451 ईस्वी में 1451 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मात्र जो ये सैयद वंश है ये 37 सालों तक ही राज कर पाया दिल्ली की सल्तनत पर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लोधी वंश को। तो सल्तनत वंश में जब हम सैयद वंश को पढ़ते हैं तो आपको क्या याद रखना है? यहां से याद रखना है कि 1414 ईस्वी में तो इस वंश की शुरुआत होती है तैमूर लंग के द्वारा तुगलक वंश को समाप्त करने के बाद में। और तैमूर लंग जो वापिस गया तो इसका जो सेनापति था, उसका सेनापति था खिजर खान, जिसको इसने नियुक्त किया यहाँ का निजाम, और इसको 3 नगर सौंपे, और इन नगरों को सौंपकर इसको कहा कि यहाँ से टैक्स वसूल करके आप मुझे दोगे। और ज्यादा इसने अपने एरिया को समृद्ध नहीं कर पाया। और खाली ये जो 3-4 पॉइंट हैं यहाँ से सिर्फ इन्हीं को याद रखेंगे। फिर जो लास्ट में सत्ता पर बैठता है वो मुबारक खान, सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की, क्योंकि वो भी आपने देखा कि मुबारक शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठने के बाद उपाधि धारण करके फेमस हुआ। और अंतिम शासक इस वंश का कहलाया अलाउद्दीन आलम शाह। और 1451 में इस वंश के 37 सालों के बाद में आलम शाह की मृत्यु और सैयद वंश का हो जाता है पतन। तो देखिए दोस्तों, अब तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है सैयद वंश को, और सैयद वंश से कुछ ज्यादा याद नहीं रखना हमने, सिर्फ 3-4 बातों को ही दिमाग में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब सैयद वंश के 1451 में इस वंश के पतन के बाद में एक नए वंश की शुरुआत होती है भारत में, और उस वंश का नाम है लोधी वंश। कब होती है इस वंश की शुरुआत? लोधी वंश की 1451 में, और 1526 तक ये वंश राज कर पाता है सिर्फ दिल्ली की सल्तनत पर। दिल्ली की सल्तनत पर कहेंगे या सल्तनत जो वंश चल रहा था, सल्तनत का ही इसने जो शासन सत्ता किया इसने 1526 तक। और 1526 का नाम आते ही आपको एक नाम ध्यान में आ गया होगा कि अब हैं हम सल्तनत काल के पतन की तरफ, क्योंकि 1526 में आप पढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो उसको भी डिस्कस करेंगे 1526 में, उसी से ही हम इस वंश का पतन करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा लोधी वंश। तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? इस वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में सल्तनत पर राज किया। और इससे हम स्टार्टिंग में सबसे पहला पॉइंट ये दिमाग में बिठा लेंगे यहां से ही कि इस वंश के बाद शुरुआत होनी है किस वंश की? मुगल वंश की। तो सल्तनत काल में ये वंश एक अपवाद है लोधी वंश कि अफगान से रिलेटेड थी लोधी शाखा। कहां से रिलेटेड थी लोधी शाखा? अफगान से रिलेटेड। वहां पर कौन थे? किस धर्म के प्रचारक प्रसारक थे? किस धर्म के शासक थे वो लोग? वो थे मुस्लिम धर्म के शासक। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगानी शासक कौन था? वो था बहलोल लोधी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगानी शासक कौन था? प्रथम अफगानी शासक। कि वंश की शुरुआत तो यहां से ही हो गई थी, अफगान से ही फिर कौन आएगा? बाबर आएगा। तो पहला जो शासक था वो कौन आया था? वो आया था बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी ने यहां पर लोधी वंश की नींव रखी थी 1451 ईस्वी में। इस वंश के संस्थापक कहलाए। तो बहलोल लोधी ने यहां पर शासन करते ही, इस सत्ता को संभालते ही सिक्कों का प्रचलन किया। अपनी एक अलग ढंग से अपनी एक मुद्रा चलाई इसने, मुद्रा का प्रचलन किया और अपने ही नाम से उस मुद्रा का नामकरण किया बहलोल सिक्के। तो बहलोल सिक्के किसने चलवाए? बहलोल सिक्के नाम से ही आता है कि बहलोल लोधी ने चलवाए ये सिक्के। पहला अफगानी शासक, सल्तनत वंश पे राज करने वाला पहला अफगानी शासक कौन? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला लोधी वंश के बहलोल लोधी। अब जो सरदारों की उपाधि थी, अब ये सरदार कौन होते हैं? सरदार वो लोग होते हैं कि जो भी प्रमुख शासक होता है वो प्रशासनिक इकाई को, अपने साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का कैसे बंटवारा करता है, कि किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे करता है। तो तत्कालीन समय में, इस समय में जो लोग होते थे, मुख्य लोग होते थे, उनको सरदार बुलाते थे ये लोग। और ऐसे ही अब आगे आएगा, मुगल वंश की शुरुआत करेंगे तो उनकी प्रशासनिक इकाई में भी हम सरदार, वजीर ऐसे शब्दों को हम पढ़ते हैं। तो सरदारों की उपाधि का नाम इसका क्या दे रखा था इसने? मकसद ए अली। और ये सभी अपने सरदारों को उसके नाम से नहीं, जो भी सरदार है, जो भी मुख्य लोग है इसके, किसी भी एक विभाग का मुखिया है जो, उसको उसके नाम से नहीं पुकारता था ये, उनको कहता था, सभी को ही एक नाम लेकर पुकारता था, मकसद ए अली। मकसद ए अली एक उपाधि थी इस समय की। किसकी उपाधि थी? मुख्य विभागों के अधिकारियों की उपाधि थी, जिनको मैंने कहकर पुकारा सरदार। तो सरदारों की उपाधि का नाम था। अब यहां से ही एक लाइन और देखते हैं हम कि जो बहलोल लोधी था, जब भी अपने दरबार में आता, तो जैसे क्लास में हम प्रवेश करते हैं, टीचर क्लास में प्रवेश करता है तो स्टूडेंट उसके सम्मान में खड़े होकर सम्मान करते हैं। ऐसे ही जब ये अपने दरबार में जाता तो सभी सरदार होते थे जो इसके, वो खड़े होकर इसका सम्मान करते थे। तो इस शासक की एक अपनी अदा थी कि जब तक इसके सरदार नहीं बैठते थे तब तक ये भी नहीं बैठता था, ये अपने सरदारों के साथ ही बैठा रहता था। और जब सरदार खड़े होते तो शासक भी खड़ा होता था। तो ये इसकी कुछ अपनी एक अलग से अदा थी। बहलोल लोधी का जो पुत्र था वो था निजाम खान। निजाम खान जो था, इसने बहलोल लोधी के बाद में इसकी उत्तराधिकारी हुआ इसका पुत्र। तो इस 1489 ईस्वी में सिकंदर ए सुल्तान की उपाधि धारण की। किसने? निजाम खान ने।
सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का पहला शासक निजाम खान। और निजाम खान कौन था? निजाम खान था बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी, बहलोल लोधी का पुत्र। बहलोल लोधी के बाद में 1489 ईस्वी में निजाम खान बैठता है गद्दी पर। अब निजाम खान सिकंदर ए सुल्तान शाह की उपाधि धारण करके एक अलग कार्य करता है। ये करता है आगरा की स्थापना, एक नया नगर बसाता है ये आगरा को। तो जिस आगरा को हम आज ताजमहल के नाम से जानते हैं कि अपना जो पहला अजूबा है विश्व का, वो कहाँ पे है? हमारे भारत में। और भारत में कहाँ पे? आगरा में। तो आगरा को किसने बसाया था? आगरा को बसाया था निजाम खान ने। और निजाम खान कौन था? निजाम खान बहलोल लोधी का पुत्र। 1489 में इसने सल्तनत को संभाला था और आगरा नगर की स्थापना करके आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था निजाम खान ने। एक अलग फेमस कार्य था इसका ये, जो कि आज तक सभी को याद है कि आगरा को किसने बसाया? निजाम खान ने। और निजाम खान कौन था? बहलोल लोधी का पुत्र। बहलोल लोधी की हो जाती है, बहलोल लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, गले की बीमारी से उसकी होती है मृत्यु बीमारी के कारण। और 1489 में बैठता है गद्दी पर सिकंदर ए सुल्तान शाह की उपाधि धारण करके उसका पुत्र निजाम खान गद्दी पर। सबसे पहला कार्य आगरा को बसाया, आगरा नगर की स्थापना की और आगरा को बनाया अपनी राजधानी। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर को बसाया और आगरा को अपनी राजधानी नियुक्त किया। किसने? निजाम खान ने। अब निजाम खान जो था ये कुछ क्रूरता दिखाने वाला इस वंश का शासक हुआ। कौन? निजाम खान। निजाम खान ने सभी मुस्लिम महिलाओं पर, अपने इसमें क्षेत्र में सभी मुस्लिम महिलाओं पर एक प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। क्या? कि कोई भी मेरे शासन सत्ता की कोई भी मुस्लिम महिला या कोई भी महिला पीरों पर और मज़ारों पर नहीं जाएगी। तो स्त्रियों पर पीरों व मज़ारों पर जाने से प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? लोधी वंश का निजाम खान। और 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी, 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी आगरा की गद्दी पर बैठता है, सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। लेकिन सल्तनत की गद्दी अब कहाँ आ गई? स्थानांतरित होकर दिल्ली से आगरा में। तो 1517 में निजाम खान की मृत्यु के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? इब्राहिम लोधी आगरा की गद्दी पर बैठता है 1517 में। अब जो इब्राहिम लोधी होता है ये कौन था? ये निजाम खान का उत्तराधिकारी था। अब यहाँ पर शासन कर रहा होता है इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी के चाचा होते हैं दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी भी इसी के चाचा, जो कि शरण देते हैं एक अफगानी को। एक अफगानी भारत में आता है, कौन? बाबर। और बाबर को देते हैं अपने यहाँ पर शरण, और बाबर को भड़काते हैं, उकसाते हैं किसके खिलाफ? ये इब्राहिम लोधी के खिलाफ। और 1526 ईस्वी में करते हैं आगाज इब्राहिम लोधी के खिलाफ, जिसका नाम कहलाया पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। ये बाबर कौन था? बाबर था दोस्तों मुगल एम्परर। और बाबर जब भारत आता है 1526 ईस्वी में, अफगानी शासक जब भारत आता है तो इन्हीं के दरबार में इसको पनाह मिलती है और इन्हीं के खिलाफ ये करता है पानीपत का पहला युद्ध। जैसे जैसे हम इतिहास के बारे में कुछ ज्यादा तथ्यों के बारे में गहराई में पढ़ते हैं हम, तो हमेशा जिस भी शासन सत्ता का पतन होता है वो उसी के ही घर से होता है। और इसी के ही अपने घर वालों ने, इब्राहिम लोधी के घर वालों ने बाबर को पनाह दी और बाबर को उकसाया और इब्राहिम लोधी के खिलाफ में युद्ध का आगाज किया। तो पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहला पॉइंट इस युद्ध से कि इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ। कौन जीता इस युद्ध में? इस युद्ध में बाबर जीता और इब्राहिम लोधी मारा गया। तो कोई भी मुस्लिम शासक या कोई भी मुस्लिम जिस जगह पर मारा गया
उस जगह पर उसका बना दिया गया मकबरा। अब आगरा का ताजमहल देखते हैं हम। मैंने बताया आपको कि पूरे विश्व का अपने 8 अजूबों में से पहला अजूबा। आगरा क्या का ताजमहल क्या है? ताजमहल है हमारे भारत में एक मकबरा। इसी तरह से इब्राहिम लोदी जहां पर मरा, कहां पर मरा? पानीपत की पहली लड़ाई में, पानीपत नामक जगह पर, जो कि हरियाणा में है, और उसी स्थान पर इसका मकबरा बना दिया गया। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पर है? इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत में, और पानीपत कहां है? हरियाणा में। तो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर विजयी हुआ। अब इस युद्ध में विजेता के क्या कारण थे? क्या किन कारणों से बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ? क्या कमी थी इब्राहिम लोदी की? तो यहां से भी एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जो बाबर था अफगानी शासक, ये तुबुलनुमा युद्ध पद्धति जानता था। और तुबुलनुमा युद्ध पद्धति क्या होती है? यू शेप की, कि इस जगह पर ऐसे अपने सैनिकों को यो खड़ा कर देता था। और यहां पर जो सेना थी वो सेना थी किसकी? इब्राहिम लोदी की। मतलब कि इस संपूर्ण सेना को ऐसे घेर लेना उल्टे यू शेप में, इस पद्धति को बोलते थे तुबुलनुमा युद्ध पद्धति। तुबुलनुमा युद्ध पद्धति। इस युद्ध पद्धति को अपनाने वाला पहला अफगानी शासक कौन था भारत में? बाबर। बाबर ने तुबुलनुमा युद्ध पद्धति को लेकर आया और इस पद्धति से ये पानीपत के पहले युद्ध को जीत गया। एक और पॉइंट आता है यहां से कि तोपों और गोलों का प्रयोग, तोपों व गोलों का प्रयोग, यही एक ऐसा अब तक मध्यकालीन भारत के इतिहास तक, तात्कालीन 1526 तक, हमने अब तक जितने भी युद्धों के बारे में पढ़ा, कभी भी किसी भी टॉपिक में आपको यह नहीं बताया कि उस सत्ता के शासक ने तोपों और गोलों का प्रयोग किया। तो इब्राहिम लोदी के साथ में जो पानीपत का पहला युद्ध किया बाबर ने, बाबर ही वो पहला शासक था जिसने आज तक के इतिहास में, 1526 तक के इतिहास में सबसे पहले भारत में तोपों व गोलों का प्रयोग किया और तुबुलनुमा युद्ध पद्धति अपनाई। यही दोनों कारण हुए युद्ध के जीतने के, किसके? बाबर के। और बाबर पानीपत के पहले युद्ध को जीत गया। तो आई होप दोस्तों, लोधी वंश का यहां पर होता है पतन, और इस पतन के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे मुगल एम्परर्स को। तो पहला मुगल एम्परर कौन हुआ कि पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल एम्परर कौन जिसने नींव रखी सबसे पहली? वो था बाबर, मुस्लिम बाबर। बाबर ने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना यहाँ पर शुरुआत किया और मुगल वंश की नींव रखी। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्लास आपको जो भी हम अपलोड कर रहे हैं पसंद आ रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।